हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उन्नाव उत्तर प्रदेश का हृदय इस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी 75 जिला सीरीज की क्लास 4 है। बिल्कुल। और आज हम इस मुद्दे को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हाँ, और मैं बता दूं कि ये चर्चा पूरी तरह से उपलब्ध स्रोत सामग्री पर आधारित है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस अध्ययन सामग्री में बताया है, आज हम इस जिले के हर पहलू को एक क्लासरूम लेक्चर की तरह गहराई से समझेंगे। सही कहा। तो किसी भी स्थान को समझने के लिए सबसे पहले उसका भूगोल देखना होता है, नक्शा देखना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अगर हम उन्नाव के परिचय से शुरू करें, इसकी स्थापना 1856 में हुई थी, यानी जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। और इसका एक उपनाम भी है, चंद्रशेखर आजाद नगर। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसके मूल नाम उन्नाव का शाब्दिक अर्थ ही है उन्नत, यानी समृद्ध या ऊंचा। बिल्कुल। और प्रशासनिक रूप से ये लखनऊ मंडल में आता है। अगर इसकी भौगोलिक सीमाओं को देखें तो उत्तर में हरदोई और लखनऊ है, पूर्व में लखनऊ और रायबरेली है, और दक्षिण में रायबरेली और फतेहपुर। और इसके ठीक पश्चिम में कानपुर नगर स्थित है। यानी ये एक तरह से कानपुर और लखनऊ जैसे दो बड़े शहरों के बीच एक पुल या एक हृदय की तरह काम करता है। सही कहा कि ये यूपी का हृदय है। लेकिन एक्सपर्ट, मुझे एक बात बताइए, यहाँ साई नदी जिले के मध्य से बहती है और लोनी इसकी सहायक नदी है, जो अब काफी प्रदूषित है। हाँ, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है वहाँ। राइट। और दक्षिण पश्चिमी सीमा गंगा नदी बनाती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जहाँ 850 से 900 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो गंगा और साई नदियों का ये जो तंत्र है, ये इस उन्नत जिले की मिट्टी को इतना उपजाऊ कैसे बनाता है? देखिए, ये नदियाँ सदियों से अपने साथ गाद यानी सिल्ट बहा कर लाती हैं। इससे यहाँ अत्यंत उपजाऊ, दोमट और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, यानी एल्यूवियल सॉइल। बिल्कुल। और यही मिट्टी कृषि के लिए वरदान होती है। इसके अलावा यहाँ नवाबगंज झील और कुंदा समुद्र झील जैसी प्रमुख झीलें भी हैं। प्राचीन काल से ही इन्हीं उपजाऊ नदी घाटियों में सभ्यताएं बसी हैं। वाओ, ये तो वाकई कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात हुई। इसी उपजाऊ जमीन के किनारे प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का विकास हुआ था। हाँ, ये उसी 16 महाजनपदों का हिस्सा था। और इसका पौराणिक महत्व भी बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने परियार यानी गंगा घाट पर रामायण की रचना की थी, और यहीं लव कुश ने श्री राम की सेना को हराया था। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो 512 ईस्वी में गौतम बुद्ध ने इसके उत्तरी भाग को एक जनपद के रूप में संगठित किया था। अरे वाह। और 636 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री युएन त्सांग यहाँ लगभग 3 महीने रुके थे। 3 महीने? ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। एक ही जगह पर रामायण काल से लेकर बुद्ध और चीनी यात्री का इतिहास बसा है। हाँ, इतिहास बहुत समृद्ध है यहाँ का। लेकिन फिर आता है ब्रिटिश काल। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने की फिगर अलर्ट में राव राम बख्श सिंह का जिक्र किया है। 1856 में हड़प नीति के तहत अवध का विलय हुआ। राइट। और उन्नाव को ब्रिटिश जिला घोषित कर दिया गया। और फिर ठीक 1857 में दौंडिया खेरा से विद्रोह शुरू हो गया, जहां राव राम बख्श सिंह ने नेतृत्व किया। पर मेरा यहाँ एक सवाल है, अवध के विलय के तुरंत बाद ही यहाँ इतना भयानक विद्रोह क्यों भड़क उठा? इसका मुख्य कारण वो हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। देखिए, रातों रात उन्हें एक ब्रिटिश जिला बना दिया गया। इससे स्थानीय प्रशासन और जमींदारों के अधिकार छिन गए। ओह, यानी उनका पावर चला गया। बिल्कुल। और किसानों पर लगान का बोझ बढ़ गया। इस आर्थिक शोषण और अचानक आए इस प्रशासनिक बदलाव ने आम जनमानस में एक बहुत बड़ा रोष पैदा कर दिया, जिसने उस क्रांति को जन्म दिया। समझ आई बात, यानी आर्थिक असंतोष सबसे बड़ा कारण था। तो इन ऐतिहासिक संघर्षों से गुजरने के बाद आज का उन्नाव कैसा है? अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये लगभग 31.8 लाख है। हाँ, यानी करीब 31,83,670। राइट। और जनघनत्व 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात करें तो वो 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, जो कि देखा जाए तो चिंताजनक ही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की आबादी का 82% हिस्सा ग्रामीण है। ये स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाले जिलों में से एक है। सिर्फ 17% शहरी आबादी है। और इस विशाल ग्रामीण आबादी का प्रशासनिक ब्लूप्रिंट काफी बड़ा है। यहाँ 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे बंगरमाओ, साफीपुर, मोहन, उन्नाव, भगवान नगर और पुरवा। वाह,
6 विधानसभा क्षेत्र। हाँ। इसमें 6 तहसीलें और 16 ब्लॉक हैं और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है 1044 ग्राम पंचायतें। इसके अलावा नगरीय निकाय में 3 नगरपालिका परिषद हैं, उन्नाव, बंगरमाव और गंगा घाट, और 15 नगर पंचायतें हैं। 1044 पंचायतें, ये तो सच में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा है। पर यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसे शिवांश मिश्रा सर ने भी हाईलाइट किया है। हाँ, साक्षरता दर। एग्जैक्टली। कुल साक्षरता दर 66.37% है। पुरुष साक्षरता तो ठीक है, पर महिला साक्षरता मात्र 56% है। ये बड़ा अजीब लगता है मुझे। कैसे? मतलब एक उन्नत नाम वाले जिले में यह आंकड़ा इतना कम क्यों है, और 82% ग्रामीण आबादी वाले इतने बड़े प्रशासन को आखिर चलाया कैसे जाता है, जहां आधी आबादी प्रॉपर एजुकेटेड ही नहीं है? देखिए, इसके पीछे कारण यही विशाल ग्रामीण आबादी है। जब 82% लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं, तो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा ध्यान खेती में हाथ बटाने पर होता है। हाँ, एज अ वर्कफोर्स यूज करते हैं। बिल्कुल। और गांव में शिक्षा के लिए जरूरी संसाधनों और जागरूकता का अभाव आज भी है। यही मुख्य कारण है इस कम साक्षरता दर के पीछे, विशेषकर महिलाओं की। राइट, ये सच में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि और स्थानीय उद्योगों पर टिके हैं। अगर अर्थव्यवस्था पर आएं तो ये एक कृषि प्रधान जिला है। हाँ, मुख्य फसलें यहाँ गेहूं, धान, गन्ना और आलू हैं। और शारदा नहर परियोजना यहाँ का प्रमुख सिंचाई तंत्र है। उद्योगों की बात करें तो मिर्जा टैनरीज के साथ चमड़ा उद्योग काफी प्रमुख है, जो बेसिकली कानपुर का ही एक उपविस्तार है, बीघापुर और साफीपुर क्षेत्रों में। सही कहा। और इसके अलावा यहाँ एक बहुत ही खास चीज है इनका ओडीओपी, यानी एक जिला एक उत्पाद। यहाँ का प्रमुख उत्पाद जरी जरदोजी और कपड़ा उद्योग है। ओह वाओ, जरी जरदोजी तो एक बहुत ही बारीक और सुंदर कला है। ये सच में उन्नाव को एक अलग पहचान देती है। बिल्कुल देती है। और पर्यावरण के लिहाज से भी यहाँ बहुत कुछ है, जैसे 1984 में स्थापित नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो 224 हेक्टेयर में फैला है। हाँ, ये गंगा साई बेसिन में है और सर्दियों में यहाँ साइबेरियन प्रवासी पक्षी जैसे हंस और सारस आते हैं। यहाँ फिशिंग कैट, मुंगूर और नीलगाय जैसे जीव भी मिलते हैं। और धार्मिक रूप से देखें तो बीघापुर का देवी मंदिर, हसनगंज का ऐतिहासिक किला और साई नदी के घाट प्रमुख हैं। यहाँ दादरी बाबा मेला, कटकी यानी कार्तिक मेला और दही चौदा महोत्सव भी मनाया जाता है। साई में यहाँ का कल्चर काफी वाइब्रेंट है। लेकिन शिवांश मिश्रा सर की क्लास के अनुसार मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर यहाँ इतनी अच्छी कृषि है, चमड़ा उद्योग है और ओडीओपी जैसी कला मौजूद है, तो क्या यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, पर इसका जवाब है नहीं। संसाधन होने के बावजूद कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अच्छा, वीकनेस कैसे? क्योंकि उद्योग कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हैं। जैसे चमड़ा उद्योग सिर्फ कुछ हिस्सों में है, बाकी की विशाल आबादी खेती पर निर्भर है, जिससे आगे चलकर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। राइट। और फिर यहीं से आधुनिक चुनौतियां जन्म लेती हैं, क्योंकि औद्योगिकरण की कमी की वजह से जिले के युवा पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर शिक्षा संस्थानों की बात करें तो डीएसएन पीजी कॉलेज, श्री नारायण गर्ल्स कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान हैं, पर उनमें गुणवत्ता वृद्धि की जरूरत है। हाँ, वरना स्टूडेंट्स को बाहर ही जाना पड़ेगा। वही तो हो रहा है। सीमित स्थानीय रोजगार के कारण युवा लखनऊ और कानपुर की तरफ तेजी से पलायन कर रहे हैं। ये तो हर ग्रामीण क्षेत्र की कहानी बन चुकी है। तो प्रमुख चुनौतियां क्या-क्या हुई फिर? सबसे पहले कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, फिर सीमित औद्योगिकरण, उसके बाद ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, विशेषकर वो महिला साक्षरता जिसका हमने जिक्र किया। और क्या कोई भौगोलिक समस्या भी है यहाँ? हाँ, गंगा तटीय क्षेत्रों में जल कटाव यानी सॉइल इरोजन और बाढ़ की समस्या काफी गंभीर है। राइट, लेकिन जहाँ चुनौतियां हैं वहाँ उम्मीद भी है। अगर हम उभरते हुए ढांचे यानी इमर्जिंग इंफ्रा की बात करें तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे वेयरहाउसिंग हब्स का विस्तार हो रहा है। सही कहा। और सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा गंगा एक्सप्रेसवे। ये कनेक्टिविटी को एक नई दिशा दे रहा है। एग्जैक्टली। और नवाबगंज अभयारण्य से इको टूरिज्म बढ़ सकता है। वेयरहाउसिंग और जरदोजी कला से एमएसएमई सेक्टर में जॉब्स मिल सकती हैं। मैं तो बस यही कहूंगी कि बिल्कुल सही कहा शिवांश मिश्रा सर ने। अपनी इस सिंथेसिस में उन्होंने दोनों पहलुओं को बहुत शानदार तरीके से दर्शाया है। हाँ, उनका एनालिसिस बहुत सटीक है इस मुद्दे पर। यानी उन्नाव अब सिर्फ बाढ़ और पलायन से जूझता कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि ई कॉमर्स और एक्सप्रेसवे के कारण एक उभरता हुआ वेयरहाउसिंग हब बन रहा है। पर क्या सच में ये वेयरहाउसिंग हब स्थानीय लोगों को फायदा देगा?
देखिए, बिल्कुल देगा। जब एक्सप्रेसवेज और ई-कॉमर्स वेयरहाउसिंग मिलते हैं ना, तो उन्नाव की भौगोलिक स्थिति का सीधा फायदा मिलता है। मतलब वो लखनऊ और कानपुर के बीच वाली स्थिति। हाँ, इससे यहाँ के युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, और सबसे बड़ी बात, जो लोकल जरदोजी कारीगर हैं, वो सीधे इन ई-कॉमर्स चेन्स के जरिए ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाएंगे। वाओ, ये तो उनकी आमदनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, यही इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चलकर इनकी तस्वीर बदल सकता है। अगर कोई कहे कि भारत के कुछ सबसे महान साहित्यकार एक ही मिट्टी और एक ही हवा से निकले हैं, तो शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक लगेगा। हाँ, बिल्कुल। उनसे पता चलता है कि अवध का ये जो इत्तेफाक है ना, जी, वो असल में एक बहुत ही खास फॉर्मूला का नतीजा था। सही कहा। और हमारी इस चर्चा का मेन मकसद भी यही है, कला और साहित्य का इतना बड़ा हिस्टोरिकल सेंटर आखिर बना कैसे। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी असली पहचान सिर्फ नक्शा देखकर नहीं होती। उसकी डेमोग्राफिक्स और वहाँ बोली जाने वाली भाषा को समझना बहुत जरूरी है। राइट। और हमारे सोर्सेज भी एग्जैक्टली यही पॉइंट आउट करते हैं। उनके मुताबिक अवध के हिस्टोरिकल सेटअप में करीब 88% हिंदू और 11% मुस्लिम आबादी का एक बहुत ही क्लियर विवरण मिलता है। और यही सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि इतने अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स होने के बावजूद कोई तो ऐसी चीज थी जो उन्हें आपस में जोड़ती थी, और यहीं पे एंट्री होती है अवधी भाषा की। अच्छा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अवधी भाषा ने एक बहुत ही मजबूत कल्चरल ग्लू का काम किया, मतलब जिसमें बिना किसी भेदभाव के ये 88 और 11% की आबादी एक ही सोशल फैब्रिक में गुथ गई? एकदम सही पकड़ा। इस बुनावट को गहराई से समझना जरूरी है। अवधी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं थी उस वक्त। एक तरफ ये रामचरितमानस जैसे पवित्र हिंदू ग्रंथ की भाषा रही, हाँ बिल्कुल, और वही दूसरी तरफ जो सूफी संत थे ना, उन्होंने भी अपना रहस्यवाद और प्रेम इसी अवधि में पिरोया। जब दोनों कम्युनिटीज अपनी सबसे डीप फीलिंग्स एक ही भाषा में एक्सप्रेस कर रही हों, तो आपस में दरारें कम होती हैं। सही बात है। यानी जब लोग अपने सुख दुख एक ही भाषा में बांटते हैं, तो वो सिर्फ एक डायलेक्ट नहीं रह जाती, वो एक साझी पहचान बन जाती है। और इसका असर वहाँ की क्रिएटिविटी पर तो पड़ना ही था। बिल्कुल पढ़ना था। और इसी माहौल ने हिंदी साहित्य को वो दिग्गज दिए जिनके बिना हमारा लिटरेचर अधूरा है। हाँ, और सोर्स में इन दिग्गजों की पूरी लिस्ट दी गई है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं, या भगवती चरण वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और रामविलास शर्मा जैसे महान विचारक। इनके अलावा प्रताप नारायण मिश्रा और जगदम्बा प्रसाद मिश्रा हितैषी ने भी तो इसी मिट्टी से प्रेरणा ली थी। ये सारे नाम अपने आप में पूरी इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए, जब कोई लेखक ऐसी भाषा में सोचता है ना, जिसकी रूट्स सूफी फकीरों और तुलसीदास दोनों से जुड़ी हों, तो उसके कलम में एक अलग ही धार आ जाती है। परीक्षा ब्रह्मास्त्र पर, यानी जो वन लाइनर क्विक रिवीजन है। तो चलिए आज की इस क्लास के 5 मेन पॉइंट्स को जल्दी से तेजी से दोहरा लेते हैं। जरूर। पहला, प्राचीन काल का ताकतवर कौशल महाजनपद। दूसरा, 1857 में डोंडियाखेरा से राव रामबख्श सिंह की बहादुरी। तीसरा, जमीन के निर्माता यानी गंगा और सई नदियां। चौथा, उन्हीं नदियों की देन यानी 1984 में बना नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। और आखिर में यहाँ की समृद्धि की पहचान यानी जरी जरदोजी। ये एक ऐसी लॉजिकल चेन बन गई है जो आपको शादी बोले। सही कहा आपने, ये फैक्ट्स अब हमेशा याद रहेंगे। पर इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। क्या विचार? सोचिए, गंगा और सई नदियों की इस भौगोलिक स्थिति ने और इन वेटलैंड्स ने 1857 के क्रांति के दौरान डोंडियाखेरा के विद्रोहियों को क्या कोई विशेष रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक लाभ दिया होगा? बहुत अच्छा सवाल है। नदियों का घेराव और दलदली जमीन ने जरूर अंग्रेजी फौज को रोकने में काफी मदद की होगी। बिल्कुल, इस पर आप लोग जरूर सोचिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।